अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। जहां मुल्की सियासी महाज पर हलचल थी, वहीं एक नया काम शुरू हो गया। पंजाब में आशोब चशन की वबा फैल गई। कुछ लोगों ने अस्पतालों का रुख किया तो इंजेक्शन लगते ही बिनाई जाने लगी। अभी तक पंजाब भर में बिनाई मुतासिर होने के दर्जनों केसेस सामने आ चुके हैं। इतलात आ रही हैं कि बिनाई मुतासिर होने के वाकयात सिर्फ शुगर के मरीजों में रिपोर्ट हुए। ड्रग इंस्पेक्टर्स और महकमे सेहत को होश आया तो कई लोग जिंदगी भर का नुकसान उठा चुके थे। लाखों रुपए बनाने के चक्कर में कौन इंसानी जिंदगियों से खेल रहा है? अमेरिका और भारत में बैन होने वाला इंजेक्शन पाकिस्तान में अब तक क्यों इस्तेमाल हो रहा था? ये काला धंधा कब से जारी था और रियासत को पहले होश क्यों ना आए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसके बाद बात होगी सियासत की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला मुंतकली का हुक्म दे दिया। उधर खावर मानिका को जमीनों पर कब्जे के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरान वजीर आजम ने नई सी बात कर दी है कि इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी हो सकता है। इस बयान को सियासी हलकों में तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ की वापसी पर भी जयमगोइयां जारी हैं। मरियम नवाज ने कह दिया कि मियां साहब अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। एजेंडा कैसे काबिले अमल होगा, इस पर बात करेंगे और आखिर में बेनकाब करेंगे भारतीय बेलगाम मीडिया को। भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल के मामले पर तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। जीडी बख्शी पाकिस्तानी एजेंसी से ऐसे घबराए हुए हैं कि अपना किया भी दूसरों के सर डाल रहे हैं। जनरल बख्शी को कौन बताए कि आपकी कातिल हुकूमत के खिलाफ तमाम सबूत कैनेडियन हुकूमत के पास मौजूद हैं। खालिस्तान मूवमेंट से खौफजदा भारत में इतना दमखम भी नहीं कि अपने किए को तस्लीम कर सके। तमाम मामलात पर बात होगी, लेकिन उससे पहले तमाम तज्जियाकारों का ब्रीफ कमेंट लेंगे के मुतालिक जो बीमारी जो फैल रही है इस वक्त आशोब चशन, और उस पर जो बहुत संगीन खबरें आ रही हैं कि लोगों की बिनाई जा रही है। कुछ लोगों की बिनाई पार्शली मुतासिर हुई, कुछ लोगों की बिनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। एहतशाम साहब, ये ऐसा नुकसान है जिसका अजाला नामुमकिन है। अब वो कहते हैं 40-45 केस इनिशियली आए थे, 17 लोगों के बारे में कहा जा रहा है। पहले 12 लोग थे, अब 17 लोग हैं जिनकी वो कहते हैं आंखें जो है ना वो जा चुकी हैं उनसे। देखिए सलमा, मेरा कंसर्न इस वक्त ये है कि जो कुछ हो रहा है ये आज नारेबाजी होगी, ये चीफ मिनिस्टर साहब बड़ा बोलेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री बड़ी बोलेगी, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर बहुत बोलेंगे, 2 दिन 4 दिन के बाद ये दाखिल दफ्तर हो जाएगा कि पाकिस्तान में कभी भी इस तरह के मामले में डेटरेंस नहीं दिखाएगा। ये जो कनाइवेंस है हमारी अदालती निज़ाम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये लोग मुझे बताएं कभी इतने 76 बरसों में किसी को सज़ा हुई है? नहीं हुई। अगर सज़ा हुई है तो 2-4-6 महीने के लिए, जिनकी 5-6 साल भी सज़ा हुई, वो फाइनली ये काम अपनी सज़ा काटने के बाद आके दोबारा वही स्पूरियस ड्रग का कारोबार कर रहे होते। लेकिन डेटरेंस कोई नहीं है। अभी तो बातें हो रही है ना, सारी एडमिनिस्ट्रेशन हिली हुई है, पर पूरे पाकिस्तान में हलचल हो रही है, बाहर खबरें जा रही हैं, लेकिन ये तो आप देखेंगे 2-4-6 दिन के लिए। मुझे कतई तौर पे जिसको कहते हैं यकीन नहीं है कि ये लोग कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे जिन्होंने किया है। अगर पहुंचेंगे भी तो थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद छूट के बाहर आ जाएंगे। बहुत जल्दी ये मामला निमट जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब माजी में भी ऐसे केसेस होते होंगे। ये तो एक के बाद एक आंखों की बीमारी की वजह से इंजेक्शन लगे तो मामला सामने आगे, पहले कोई इक्का दुक्का केस होता होगा, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? जी, असल सवाल यही बनता है कि जिम्मेदार कौन है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको कहते हैं मेडिकेशन एरर्स, यानी कि अद्वियात की गलती के नतीजे में जो लोग फौत हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये एहतशाम साहब 5 लाख पाकिस्तानियों की फिगर है सालाना की बुनियाद के ऊपर, जो गलत अद्वियात, जिसको मेडिकेशन एरर्स की नतीजे में अपनी जान खो बैठते हैं। तो नंबर जो हैं ये छोटे नहीं हैं। ये 5 लाख अमवात की जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ती? चीफ मिनिस्टर साहब अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन साथ कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ हो रहा है उसका हम क्या करें। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज की पहली जिम्मेदारी, क्योंकि उसके नीचे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, ये असल जो जिम्मेदारी बनती है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बनती है। जो भी दवाई अद्वियात जितनी भी इस मुल्क के अंदर बिकती हैं, उनकी सेफ्टी की गारंटी करना जो है वो कानूनी तौर पे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का काम। फिर चारों जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, बिकॉज 18वीं तरमीम के बाद ये हेल्थ का शोबा जो है ये सूबों के पास चला गया, तो मैंने 7 डिपार्टमेंट्स ऐसे गिने हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, उसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और 4 सूबों के जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं ये उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है। एंड अनलेस दे हेल्ड अकाउंटेबल, ये मामला जो है ये जारी रहेगा, और वो जो 5 लाख जाने हैं वो हम
ज़ाया होती रहेंगी सालाना की बुनियाद। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अनवर साहब, हमारा एक तबका ऐसा भी है जो कहता है इस्लामी कवानीन का नफाज होना चाहिए, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। अब जब हम आंख के बदले आंख की बात करते हैं तो वो आंख किसकी होगी? बनाने वाले की, लगाने वाले की, चेक ना रखने वाले की, किसकी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख तो रियासत की होगी, गवर्नमेंट की होगी, क्योंकि देखिए ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी उनकी है, ना आपकी ना मेरी। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। और दूसरी बात, देखिए ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इस तरह के बहुत सारे केसेस पहले भी रिपोर्ट होते चले आए हैं। वहाँ पर भी कोई जो कल्प्रेट्स रॉन्ग थे, मेडिकेशन तो बड़ी जी आम जी, हो गई। कल्प्रेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि आपके निज़ाम की कमज़ोरी, और दूसरा इतने ताकतवर लोग हैं जो आपके निज़ाम को चैलेंज करते हैं, और जब चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो शुगर माफिया हो, ड्रग माफिया हो, वो लैंड माफिया हो, वो अपने तरीके से कानून को मोल्ड करते रहते हैं। यही हम कहते हैं कि कवानीन मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो ताकतवर के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग। अब आप देखिए, ये जिनकी बेनाई गई है, जिनकी आंखें मुतासिर हुई हैं, उनको वो रोशनी कौन ला के देगा? ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हमारी तो आपकी नहीं है। हमने तो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये खराबी है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम भी मुजरिम ठहरते हैं। लिहाजा रियासत को अब सोचना होगा, समझना होगा कि उन्हें इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए अपने जो कवानीन हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। और सलमा, जो इदारे हैं, इदारों में जो काली भेड़ें हैं, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी काम नहीं करती, हेल्थ मिनिस्ट्री काम नहीं करती, और अगर आपको याद होगा बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद में केसेस ऐसे थे, जाली स्टंट्स के केसेस के अलावा आप देखें जो वो मेडिसिन जिनकी जो जायदुल जायदुल मियाद हो चुकी थी, वो भी बिकती रही हैं, और वो भी उनके बिकने से भी कई जानें ज़ाया भी हुई। अनवर साहब, क्या बात कर दी आपने कि जायदुल मियाद मेडिसिन, मैंने कल एक स्टोर से लस्सी लेके पी ली जो कि जायदुल मियाद थी, मुझे पीने के बाद पता चला। अच्छा जुल्फिकार साहब, जब अमेरिका या भारत में एक इंजेक्शन बैन हुआ, हमारे ड्रैप डिपार्टमेंट को नहीं पता कि किस मुल्क में कौन सी दवाई बैन हुई और उसकी वजूहात क्या थी? हमारे यहाँ वो इंजेक्शन कैसे चलता रहा अभी तक, अगर बाकी दो ममालिक उसको बैन कर चुके थे? ऑफ कोर्स उसके पीछे एक रिसर्च होगी, हिस्ट्री रही होगी। सलमा, खाने पीने की चीज़ों से लेके जान बचाने वाली अद्वियात तक सब की सब इसमें इतनी जालसाजी है और इसमें इतनी दो नंबरी है। और हम बेज़ाहिर कहने को तो हम मुस्लिम हैं और इस्लाम पे बिलीव भी करते हैं कि जिसने कहा कि जिसने मिलावट की वो हमें से नहीं। दो नंबरी के हवाले से भी हमेशा हम बातें बहुत करते हैं, तकरीरें बहुत करते हैं। जाली इंजेक्शन भी यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे जाली मेडिसिन भी मिल रही है, ज़ायदुल मियाद भी मिल रही है, और मिलावट इस कदर खाने वाली चीज़ों में है, वो अलग से एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन हमारी एक आदत बन गई है कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता हम उसका इंतजार करते रहते हैं, और एक बड़े हादसे के बाद एक कमीशन बनता है, कमीशन के ऊपर एक दूसरा कमीशन बनता है, उसके बाद सारी जिंदगी पर हम उसको डिस्कस करते रहते हैं और उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और रिपोर्ट नहीं आती। यानी PIC लाहौर के अंदर यानी दिल के मरीजों के लिए जाली स्टंट पकड़े गए। आज तक वहां पे FIA की रिपोर्ट सबमिट हो रही है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वकील पेश हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि उसका जिम्मेदार कौन है और सजा किसको मिलनी है। कोरोना के दौरान जाली वैक्सीन की यहाँ पे गूंज सुनाई देती रही, उस वक्त भी इदारे खामोश रहे। अब ये इंजेक्शन है जिसने लोगों को अंधा कर दिया, लोगों की बेनाई चली गई, और अब बात हो रही है कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, 4 दिन ये बयानात होंगे, इस तरह की प्रेस रिलीजें चलेंगी, और उसके बाद अल्टीमेटली जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेचारे रोते रहेंगे, उनके वरसार होते रहेंगे, और ये एक रिपोर्ट इसकी बनेगी, और रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि कोई इस पे किसी के ऊपर ये फिक्स ही नहीं हुआ। अब ये ड्रैप की एक जिम्मेदारी है, एक सूबों के अंदर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, 10-11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए गए हैं, चंद और अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया है। यकीन करें कि ये सिर्फ मुअत्तल कर देना भी काबिले तशवीश है। जुल्फिकार साहब, इनको नौकरी से जाना चाहिए था, लोगों की आंखें चली गई, बिनाई चली गई, लोग जिंदगी भर देख नहीं सकेंगे, इतना आसान मामला नहीं था। सुआए दिहाड़ियां लगाने के वो कोई और काम कर ही नहीं रहे, उनको तो फिक्र ही कोई नहीं कि लोगों की हालत क्या है। बिल्कुल ठीक है, और कमीशन ऐसे मामलात पे बनते हैं जिन पे मजीद ना होनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मुल्की सियासत पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज के दिन ये अहम खबर थी कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए, जिसके पहले सिक्योरिटी वजूहात का एक जवाब बनाया जाता था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनको अडयाला में नहीं रखा जा सकता। क्या अब ये काबिल अमल होगा? और खावर मानिका की गिरफ्तारी क्या इंडिकेट करती है कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी? जुल्फ़िकार साहब, क्या लगता है आपको, और इस वक्त पंजाब की पॉलिटिक्स में इस हवाले से क्या बातें चल रही हैं? देखिए, गिरफ्तारियां भी जारी हैं और साथ साथ रिहाई भी जारी है। कुछ लोग रिहा हुए हैं, कुछ लोग मज़ीद गिरफ्तार हुए हैं, और ये मेरा ख्याल है मिला जुला रुझान आने वाले दिनों में रहेगा। हमारे सहाफ़ी दोस्त इमरान रियाज घर पहुंच गए खैर खैरियत से। सनम जावेद और उसकी कुछ और साथी को 12-13 लोगों की ज़मानत हो गई। अभी उनकी रहाई मुमकिन होती है या नहीं होती, इस पे मामला चल रहा है। इसी तरह शहरियार अफरीदी के भाई को रहा कर दिया गया। कुछ दीगर 3-4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया, और जिस तरह आपने भी एक जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत का इसके ऊपर बड़ा इन्हिसार है कि ये गिरफ्तारियाँ आगे चल के तवातर के साथ होती हैं या रुक जाती हैं या रिहाइयाँ अमल में आती हैं। तो ये ज़ाहिर आने वाले सिनेरियो के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असरात होंगे। ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाले जो हजरात हैं, उनकी मर्जी की लेवल प्लेइंग फील्ड तो बन गई। अब ज़ाहिर है वापसी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन पहले नून लीग ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी। अब तो आपको पता है एमक्यूएम भी मांग रही है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, पीटीआई भी शाकी है, गिला शिकवा कर रही है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड पे कब इतफाक होगा, फिर इलेक्शन पे कब होगा, फिर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे कब होगा, फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स पे कैसे इतफाक होगा, अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बर्क रफ्तारी के साथ सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया, और वो तो कह रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे वोटर लिस्टें भी आ गई, टोटल वोटर्स भी उन्होंने बता दिए। उन्होंने कहा कि जी हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। अब देखना ये है कि इन हालात के अंदर इलेक्शन अगर होते हैं तो उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कासिम के अब्बा के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, -1 भी हो सकता है। कभी वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी इस मुल्क में हो सकते हैं। तो अभी बहुत सारी भी हो सकता चल रही है, गो के बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है। एक चीज जुल्फ़िकार, उन्होंने बहुत सी प्राइम मिनिस्टर clarity ने आ गई, अपने लेकिन मुंह से फिर नहीं भी कहा बहुत कि सारा -1 भी हो सकता है। मैं इसी बात पे मैं एहतशाम साहब का कमेंट भी शामिल कर लूं। एहतशाम साहब, एक तो उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि -1 हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कासिम के अब्बा के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तारीख को इलेक्शन करवाएंगे जनवरी की। देखिए, बात यह है कि इस सवाल के जवाब में बात की गई थी, सजेशन है उनकी तरफ से। अब ये तो नहीं कि हतमी तौर पर उन्होंने कह दिया कि जी हुकूमत वक्त का रियासत का फैसला है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये फैसला हो चुका है कासिम के लेकिन जब वो पहले कह चुके हैं जी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है, तो जाहिर है वो उनके लीडर की फेट के बारे में तो उन्होंने इस तरह नहीं बात की। इन्होंने एक आइडिया दिया है, कहा, अपना नुक्ता नज़र बताया कि जी उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक हुकूमत या रियासत सोचेगी। हाँ, ये है कि अभी वक्त है, बहुत सारी चीज़ें देखने में आ सकती हैं कि क्या हुआ। अब 2-3 चीज़ें सलमा समझने वाली हैं, जो मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन को भी, हमारे पार्टिसिपेंट भी ज़रूर बात करेंगे। मेरी नज़र में डॉक्टर साहब अनवर रज़ा, जो सूरत हाल बन रही थी कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं गैर यकीनी को सूरत हाल, पोलिटिकल इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बाहर से लोग नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई इकनॉमिक एक्टिविटी अपना जिसको कहते हैं टेक ऑफ नहीं हो रही, तो ये लग रहा था कि अब इलेक्शन की डेट आ गई है। भले पूरी तरह नहीं दी कि जनवरी के तीसरे हफ्ते की बात की, तो नवाज शरीफ साहब के 2 बैक टू बैक स्टेटमेंट आए। उसके बाद आपने देखा 48 घंटे में रश किया, शहबाज साहब वहाँ गए, अभी तक वहाँ मौजूद हैं। आज भी अखबारों से बात की है, बात यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब उन्होंने जो बात की है, देखें उन्होंने जो बात की है, जो नवाज शरीफ साहब के बिल के ख़िलाफ़ बात की है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। पहले लोगों को नवाज शरीफ साहब, उनके लोग ये कहते थे कि नहीं भी हमारे पास बेचने के लिए कुछ चीज़ नहीं रहेगी, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ पीटीआई लेके चलेगी, हम क्या करेंगे। और ये भी सुनने में आया सलमा कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये मैसेज रियासत को दिया कि जी अब ये थोड़े दिनों के लिए हम बात करेंगे, वापस आ जाएंगे सॉरी करके, उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 चीज़ें फौरी तौर पर हुई। जब ये आया इनकी तरफ से कि शहबाज साहब के लोग परेशान हो गए, वो नहीं चाहते, वो मफामत वाले हैं, आपको पता है, वो तो कहते हैं मेरी मोहब्बत तो 30 साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो हम देख रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब देख लें, उसके बाद अपना परवेज़ रशीद देख लें, मियाँ जावेद लतीफ़ देख लें, तलाल चौधरी, ये ग्रुप है, ये कहते नहीं जी हम जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए सिवाय से कि टेक ऑन करें इस्टेब्लिशमेंट। वो बात नहीं बनी। दूसरी तरफ से आपने देखा कि जो मुतहर्रिक हुए मोहम्मद अली दुरानी, अनवर रज़ा, उन्होंने क्या किया, लोगों से मिलने, किसके ब्याह पे मिलने, उन्होंने दावा किया
کہ جی پی ٹی آئی تیار ہے مسالت کے لیے, وہ ٹکراؤ نہیں چاہتی. جب یہ بات ہوئی تو پی پی ایم والے کے اندر جو ہے نا بھگدڑ مچ گئی کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا ہے, یہ تو پھر ہم سائڈ لائن ہو جائیں گے, وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو آخری جملہ میں کہوں گا جو مشاہد حسین سید نے کہا ہے, پی ایم ایل این کے سینیٹر رہے ہیں, بہت اہم آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو, اگر وہ ایسا کریں گے تو ملک میں کو بھی ہو سکتا ہے. یہ لفظ یوز کیا. اور بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں ویسے مشاہد حسین صاحب کے انٹرویو میں. اچھا انور صاحب, اگر مریم نواز آج سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے مہنگائی کا توڑ لے کے آئیں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کارکردگی پہ بات کریں, لیکن جو میری پرانی حکومت کی کارکردگی تھی وہ اپنے بھائی کی حکومت کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی جو 16 مہینے پی ڈی ایم نے گزارے, انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو زیرو سے پھر ہیرو بنا دیا. وہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ وینٹیلیٹر میں تھی, انہوں نے اس میں نئی روح پھونک دی. اب ان کا یہ نیریٹیو کہ ہم سے اس سے بھی پچھلی والی ہماری حکومت کو یاد کریں اور ہم اس لیول پہ آپ کو لے کے جائیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے, غربت کا خاتمہ ہوگا, نوکریاں دیں گے, وہی جو عام طور پہ گھسا پٹا منشور ہوتا تھا, کیا یہ قابل عمل منشور ہے؟ دیکھیے جو شام صاحب نے بات کی میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا اور اس کو ایڈ آن کروں, اس میں وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے. نواز شریف کے بہت قریب 30 برس کی رفاقت, اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, اب وہ ان سے الگ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر الگ ہیں تو غلط بات بتائی ہوگی. نہیں, انہوں نے کہا اب میں جتنا میں انہیں جانتا ہوں نواز شریف کو, شاید ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کم جانتا ہوں, انہوں نے کہا اب اگر نواز شریف صاحب کی غلطی کی وجہ سے دوبارہ قاسم کے ابا آ سکتے ہیں. ایک بات وہ کس لیے کی, انہوں نے یہ جو حالیہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, دیکھیے انہوں نے کہا پہلے بھی ان کی ہر درمی اور سخت رویے کی وجہ سے یہ تیسری قوت سامنے آگے چلے, پولیٹیکل فورس ہے, آنا چاہیے اس ملک میں, لیکن اب اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا, یہ وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. دوسرا ان کے پاس دیکھیے اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کا ہوتا ہے بیانیہ. اب واقعی ان کے پاس بیانیہ کو نہیں ہے, لیکن وہ اب جب آئیں گے اور وہ آ کے یہ بیانیہ کریٹ کریں گے کہ جب میں تھا تو اس وقت خوشحالی تھی ملک میں, مجھے ہٹایا گیا, مجھے غلط طریقے سے ہٹایا گیا. ایک تو وہ اس بات پر انسسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیانیے کو آگے لے کر چلے جائے اور اس میں میرا اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے کہ مجھے غلط قوانین اور غلط طریقے سے ہٹایا گیا جس کی وجہ سے ملک اس نہج پر پہنچا ہے. اب جب ایک تو وہ غلطی تسلیم کریں, ان کی یہ رائے ہے, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جب میں واپس آؤں گا تو میں یہ کہوں گا کہ جب میرا دور تھا بڑا خوشحالی کا دور تھا, اور اب بھی وہ خوشحالی کا دور واپس آ سکتا ہے اگر مجھے آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے. یہ ان کا سٹانس ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کے جو ساتھی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو پارٹی کی دوسری پالیسی ہے جو شہباز شریف صاحب ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے رویے میں ذرا نرمی لائیے, لچک لائیے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اگر ٹکر لی تو اس کا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا. وہ پرانے نیریٹو پہ ہیں, پرانے حالات بھی چاہتے ہیں, نیریٹو بھی وہی چاہتے ہیں. وہ اب وہ اس لیے چاہتے ہیں, سلمان ذرا غور کیجیے گا, وہ کیوں چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوں کہ میں ملک میں آؤں گا تو آپ کے جو انتخابات ہوں گے ان کو وہ لیجٹمیٹ ہوں گے, ان کی کوئی حیثیت ہوگی, اور اگر میں نہ آیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی پرابلم ہوگی. شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر خان صاحب بھی اپنے آپ کو مجبوری سمجھتے ہیں. جی انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم ہوگی تو وہ اس پرابلم سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح مشاہد حسین سید نے کہا کہ خوب بھی ہو سکتا ہے, یہ سسٹم بھی پرولانگ کر سکتا ہے, پھر اللہ کے فضل سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر -1 کو مان دیا جائے ڈاکٹر صاحب, کیا -1 کی صورت میں لیول پلینگ فیلڈ کنسیڈر ہوگی؟ دیکھیے -1 کے حوالے سے 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں, ہر پاکستانی کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے, وہ ووٹ ڈالنے بھی جا سکتا ہے. یہ ہر کا جمہوری حق ہے. -1 کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف اس کی نفی ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن دنیا بھر میں کیا پریکٹس ہے, جو عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا ہو, جمہوریت میں ہو, جمہوری نظام ہو, لیکن اس میں اور تفریق کرنی ہے مجرمانہ رویے میں یا کرمنل کنوکشن میں. آپ بے شک بہت مقبول ہیں عوام کے اندر, لیکن کیا آپ نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں کی, کہ آپ کے خلاف کوئی کرمنل کنوکشن تو نہیں ہو گئی. میں نے احتشام صاحب دیکھا اٹلی میں 17 سال کا کامیاب سیاستدان جو وزیر اعظم بنتا تھا, برلسکونی, پچھلے ڈیتھ ہوگی اس کی, اس نے ٹیکس فراڈ کیا, اس کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا. یہ اٹلی میں جس کو ہم جمہوری ملک, وہاں تھائی لینڈ کے اندر شنواترا تھا, اس نے کرپشن کی, اس کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا. 17 سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاست, وزیر اعظم بنا, 3 دفعہ وزیر اعظم بنا. ملیشیا میں ہوا, جنوبی کوریا میں ہوا, ملیشیا میں نجیب رزاق کے ساتھ ہوا, کرپشن والا معاملہ ہوا, اس کو باہر کر. اسرائیل میں ہوا, نیتن یاہو برا پھنسا ہوا, اسرائیل میں ہوا, سنگاپور میں ہوا, یوکرین میں ہو رہا ہے. دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوری بنیاد جو جمہوری اصول ہیں اور جو کرمنل کنوکشنز ہیں ان میں تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ تفریق ہونی چاہیے. تفریق ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار صاحب,
نواز شریف صاحب نے اگر ابھی اپنا وہی نیریٹو بنا لیا جیسے ان کے واپس آنے کی خبریں آئیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا یا جس پہ ان کی پہلے جرنیلوں سے نہیں بھی بنتی تھی، ان کو یہ بیانیہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کو تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل رہا تھا، سجا سجایا پاکستان، سجا سجایا میدان، سجی سجائی الیکشن گیم تھی پوری ان کے آگے، کیا ضرورت تھی ان کو سب کچھ بگاڑنے کی؟ دیکھیں ماضی کے اندر بھی جب مارشل لا لگتا رہا وہ اس میں بہت سارے سیاستدانوں کی بہت ساری غلطیاں تھیں، اور یہاں پہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے نا کہ پاؤں کے اوپر کلاڑی مارنا، وہ اپنا پاؤں پکڑ کے جا کے کلاڑی کے اوپر مارتے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ سیاستدان جو ڈیلیور نہیں کر پاتے، جس کے کیپیسٹی ایشوز ہیں، جن کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، جیسے پوری دنیا کے اندر سیاستدان اپنا پلان دیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، میڈیا اس پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، سوسائٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اور اس کی بیس کے اوپر لوگ کسی کو ایکسیپٹ اور کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سیلف سینٹرڈ قسم کا ایک ذاتی نوعیت کا اور ذاتی انتقامی نوعیت کا ایک بیانیہ گڑھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی میں ٹانگ توڑ دوں گا، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، فلاں کو یہ ہو جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی اصلاحات کا پورا روڈ میپ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہم اس طرح کی بڑک بازی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو یو این ڈی پی کہہ چکی ہے کہ 17 سے 18 بلین ڈالر ہماری اشرافیہ کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ہم اس کو بند کریں گے۔ ہم جتنے سکھ یونٹس ہیں اس کے اندر جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ آ کے ہم ختم کریں گے، اور ریاست کی جو کشتی ہے اس کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کریں گے۔ یعنی 8,500 ارب روپیہ جو آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم نے دیا ہے اور مختلف لوگوں کی دیہڑیاں لگی ہیں، وہ ہم واپس لیں گے۔ ارکان اسمبلی کو ہم جو رشوت دیتے ہیں مختلف ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ اربوں روپے، وہ نہیں دیں گے۔ اور یعنی ہر سیاستدان کو جو بڑے پارٹی لیڈرز ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ملک چونکہ ایک پسماندہ ملک ہے، برے حالات سے گزر رہا ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، میں خود بھی تنخواہ نہیں لوں گا، میری کیبنٹ تنخواہ نہیں لے گی، بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو لوگ حکومت کر کے گئے اتنی بار انہوں نے کبھی بھی اس کی بیس کے اوپر، اور یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ 32 سے زیادہ وزیر نہیں ہو سکتے، میں 90 وزیر نہیں بناؤں گا۔ 32 سے زیادہ وزیر ہمیشہ رہے ہیں ذوالفقار صاحب، آپ کچھ بھی تبصرہ کر لیں گے 32 سے کم نہیں ہونے والے، زیادہ ہی ہوں گے۔ اچھا احتشام صاحب، اس وقت الیکشن، نواز شریف، عمران خان، 3 لوگوں کی گونج ہمیں ہر طرف سنائی دیتی ہے جب بھی ملکی پولیٹکس کی بات ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، وہ معوض تنگ کا بہت بڑا بھرپور مقولہ ہے کہ وہ جنگ کبھی نہ شروع کریں انور رضا جس کا جیتنے کا آپ کو یقین نہ ہو۔ یہ آپ کو اپنے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ملک کے حوالے سے بھی اور انڈیویجول کے حوالے سے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی میرا خیال ہے انہوں نے گاڑی مس کر دی ہے، ٹرین مس کر دی ہے، جس طریقے سے جتنی تیزی کے ساتھ وہ آئے تھے، یعنی وہی بلاول بھٹو صاحب جو کہا کرتے تھے شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ پرائم منسٹر ہیں نہ کہ وہ پی ایم ایل این کے۔ اب وہ ان کا جو خیال تھا، جو میرا اپنا خیال ہے، جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اور شہباز شریف صاحب نے کارڈ کھیلے تھے، انہیں پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اب نااہلی کا معاملہ جو ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا، وہ پارلیمنٹ ختم ہوگی، آپ نے دیکھیں وہ جو لا آ گیا اس کے بعد تو آپ دیکھ لیں وہ 184 کے تحت تو تایاد نااہلی کی تلوار اپنی جگہ لٹک رہی ہے، وہ تو معاملہ نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب کو بڑا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ واپس آئیں گے وہی بنے، ابھی بھی بہرحال وہی یہی سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے جو سوچا تھا کہ ہم آئیں گے پنجاب سے کچھ ہمیں سیٹیں ملیں گی، جنوبی پنجاب ہم کور کریں گے، وہ بات نہیں بنی۔ ابھی آپ دیکھ لیں اکا دکا کل بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اپنا زرداری صاحب سے بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، وہ بات نہیں ان کی بنی اس سے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ کبھی وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جلدی ہونے چاہیے۔ اب وہ پہلے بھول گئے، سارا کچھ پلان کر کے سب کچھ انہوں نے ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا تھا، اب وہ اگلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اب کہ جی وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے، 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، جبکہ 90 دن کی بات اس سے پہلے سب کے سامنے آ چکی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے، ون ورڈ یہی جاتا ہے کہ جب آپ علیحدہ ہوئے تو آپ کی لڑائیاں شروع ہو گئی، اور ہر پارٹی اپنے طور پہ آ کے جیتنا چاہتی ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہوگی۔
अभी देखें फजल रहमान साहब इतने ज़्यादा करीब थे नवाज अपने जरदारी साहब के, अब वो भी उनके खिलाफ हो गए। उन्हें कहते हैं बड़ा गर्क कि जरदारी साहब ने किया। जरदारी साहब अगर इलेक्शन करवाने पे मान जाते तो हम ये नो कॉन्फिडेंस की तरह में जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस कराने से हमारा जो है मामला ख़राब हो गया। जो भी आपने कहा है कि ज़ीरो से हीरो बंदा बन गया जो कासिम काबा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साहब, मुल्क की सियासत में डिवाइड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, वोटर्स की बात करें, अभी तक कोई अलायंस बनने की खबरें हमारे सामने नहीं आई, और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है PMLN इस दफ़ा फैसला कर ले कि सोलो फ्लाइट लेनी है। डिपेंड करता है कि मियाँ साहब आते हैं या नहीं आते। तमाम हालात में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। और जो बैक डोर डिप्लोमेसी हम हमेशा पूछते हैं कि फ़लान जमात की इधर चल रही है, फ़लान जमात की इधर चल रही है, क्या इस वक्त किसी लेवल पे इलेक्शन के लिए कोई बैक डोर डिप्लोमेसी हो रही है किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से? देखिए सलमा, इट्स टू अर्ली कि आप कहें कि अभी इंतखाबी इत्तेहाद होंगे, वो इलेक्शन के करीब जाके होते हैं। अनाउंस तो हो गया, हो जाना चाहिए। वो करीब जाके होते हैं। अभी ज़रा अपने पत्ते कोई नहीं इस तरह ओपन करते, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमेशा अपने पास रखे होते हैं। दूसरी बात देखिए कि अभी जो सारी सिचुएशन है देखने में आ रही है, तो प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी फील्डिंग सेट की हुई है। मुस्लिम लीग नून के लिए हालात बड़े साजगार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी जब वो वतन वापस आएंगे 21 को, तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि इंतखाबात होंगे। अब बाकी जो केसेस हैं उसके बारे में मैंने आपको कहा कि आपका जो प्रोसीजरल बिल है इस पर जो डिसीजन आएगा वो आपके नैब के डिसीजन पर बड़ा इम्पैक्ट करेगा और डेफिनेटली करेगा। बाकी नुकसान जो अभी जिसको हो रहा है वो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी इन्हें हो रहा है। उन्हें पता है कि इस इंतखाबात में शायद फजल रहमान साहब का क्या स्टेक पे है, उनको किस बात का नुकसान हो रहा है? वो तो किसी भी गवर्नमेंट के साथ अलायंस कर लेते हैं। लेकिन अलायंस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी ये ख्वाहिश है कि वो भी सीटें लेके ज़रा आएँ और अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, हुकूमत तो नहीं बना सकते, हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, हुकूमत का हिस्सा रहेंगे और अपनी की जो मनपसंद वजारतें हैं वो हासिल कर सकेंगे। आपको याद होगा कश्मीर विकी लीक्स में इनका बयान है जिसमें कहते हैं अमरीकियों के साथ मिलकर कि जी मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो वो भी चाहते हैं कि वो भी बहुत अच्छे साबित होंगे। हुकूमत के लिए उन्हें मौका तो प्रोवाइड किया जाए। देखिए अब जो हालात है ना, ये इलेक्शन जब होंगे ना तो इसमें कोई मेजॉरिटी किसी की नहीं होगी। आप ये ज़हन में रखिएगा, ये इसी तरह के इत्तेहाद बनेंगे हुकूमत के लिए और देन कोई हुकूमत कायम हो सकेगी, क्योंकि जो फैसला साज है उन्हें भी पता है कि अगर एक शॉर्ट कमेंट कर दें कि इलेक्टेबल्स के लिए बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है, PTI या नून लीग अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं और बाद में शामिल होना चाहते हैं? देखिए जो इलेक्टेबल्स होंगे ना उनमें से कुछ जो है ना वो नून के देंगे, कुछ इलेक्शन से पहले या बाद? इलेक्शन से पहले कुछ ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे वो आज़ाद करेंगे। उसके बाद जो सिचुएशन होगी ना, जब आप इंतखाबात जीत जाएंगे, फिर काम आएगा आसिफ अली जरदारी साहब का और वो ज़्यादा इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ मैग्नेट के तहत खींच लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरे मुस्कुराने की वजह ये डॉक्टर साहब कि मुझे खुद अपने आप पे इस वक्त हंसी इसलिए आ रही है कि हम सब लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क की सियासत पे बात करें। असल मसला इस वक्त गुर्बत और महंगाई है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। गुर्बत इस कदर बढ़ रही है, क्या इस पे हम काबू पा भी सकेंगे? अगर किसी के पास कोई एजेंडा है भी, क्या वो काबिले अमल होगा कि गुर्बत खत्म हो? आप देखिए सलमा, ये 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है नहायत ही खौफनाक रिपोर्ट, और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 40% पाकिस्तान की आबादी। अब इसका मतलब क्या है कि 10 पाकिस्तानी अगर आपको कहीं नज़र आते हैं तो उन 10 पाकिस्तानियों में से 4 औसतन ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि 10 का ग्रो अगर नज़र आता है तो उसमें से 4 जो हैं वो शराय गुर्बत से, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। देखिए पीछे हो क्या रहा है, अदाद शुमार तो आपको वर्ल्ड बैंक ने बता दिए। 1 साल में क्या हुआ पाकिस्तान में, पिछले 1 साल में, 1 साल में गंदम की कीमत में 100% इजाफा हुआ, और ये हुकूमती अदाद शुमार हैं, ये मेरे नहीं हैं। चाय की कीमत में 95% वो कह रहे हैं इजाफा हुआ 1 साल के अंदर, और चीनी की कीमत में 70%। अब आप सोचिए कि इन 3 चीज़ों की कीमतों में ये इजाफा हुआ, तनख्वाही नहीं बढ़ी। जब तनख्वाही नहीं बढ़ती हैं और ये महंगाई आती है, थोड़ी बहुत बड़ी वो सरकारी मुलाजमी, फिर नतीजा निकलता है गुर्बत, जिसका वर्ल्ड बैंक जो इशारा दे रहा है। तो महंगाई हुई और आपकी तनख्वाही नहीं बढ़ी, गुर्बत आ गई। अब जब गुर्बत आ जाती है तो फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है। मुझे खदशा इस चीज़ का है कि जो पिछला साल गुजरा है, अगला साल उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब गुर्बत आती है तो गुर्बत का मतलब ये है कि आपके पास कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, आप चीज़ें ख़रीद नहीं सकती, जो बिजनेसेस हैं वो बनाना बंद कर देते हैं, तो फिर मज़ीद बेरोज़गारी शुरू हो जाती है। तो ये एक विशियस साइकिल है एहतशाम साहब। इसमें डॉक्टर साहब मुझे जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात लगी ना, इस तरह की रिपोर्टें आती रहती हैं, जो आज पहली दफ़ा मैंने देखी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। अनवर रज़ा वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अशराफिया पोलिटिकल प्लेयर फैसला तो कर ले कि इस मुल्क को किधर लेके जाना है। ठीक है, ये बहुत खौफनाक बात। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो, एक बड़े मशहूर
ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिस्ट आजकल आए हुए हैं पाकिस्तान में, उनको ब्रिटिश हाई कमीशन वाले लेके आए हैं। उनका कहना ये है कि मैंने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख पढ़ी है और सुनी है, उसमें यह है कि सियासी जमातें वसाइल के कंट्रोल के लिए लड़ती हैं, उनके पास कोई माशी एजेंडा 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि उनका गुर्बत दूर एजेंडा ही करनी कुछ और है, बिल्कुल है, ठीक। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे डॉक्टर हैं। साहब और श्याम साहब, मुझे ये बताइए, आज मैं कहीं बैठा हुआ था, इकोनॉमिस्ट की आपने बात की कि IMF की डील जो हमने उनसे करनी थी उसमें ताखीर भी एक वजह बनी है जब असद उमर साहब थे, और ये भी एक वजह हो देखिए, सकती है। बिल्कुल One of the ये reasons. बिल्कुल अनवर रज़ा, एक साल जो वही ये फैसला नहीं कर पाए असद उमर के IMF के पास जाना है कि नहीं जाना है। इसी दौरान ये है कि उनकी शराइत सख्त और जब उनकी गवर्नमेंट गई तो इसमें उन्होंने कुछ IMF इजाफा के कर साथ दूं, हमारी क्योंकि डील्स मैं ज़ाती तौर पे उस वक्त बड़े familiar करीब with, थे। असद उमर साहब तैयार थे IMF के पास जाने के लिए, और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुला के पूछा कि आपका क्या है। एक शख्स के अलावा सब ने उनको कहा कि आप IMF के पास जाएं। चेयरमैन, नहीं, वो डॉक्टर एक- इशफाक साहब ने कहा। अच्छा ठीक। बाकी सब ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। उनका जवाब ये था कि मेरा वजीर आज़म ये कहता है कि मैंने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर मैं जाऊं। तो सियासी तौर पे ये फैसला किया गया, ये सियासी फैसला था कि IMF के पास अभी ये नहीं तो जाना। उन्होंने अपनी फिर हुकूमत में किया। जब खुदकुशी उनकी करी हुकूमत चली गई तो खत लिखे गए कि हम इस मुआहदे के मुताबिक नहीं चलेंगे, और उसकी वजूहत खुदकशी अपने के ऊपर की, बल्कि मुल्क को खुदकशी पे लगा दिया। बिल्कुल हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, और एक आम आदमी इस वक्त यही सोचता है कि मुल्क की अशराफिया आवाम की जड़ों में बैठ गई है। इस कदर महंगाई और गुर्बत है कि आम आदमी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि भारत ने अपनी तोपों का रुख अब पाकिस्तान की तरफ कर दिया है और अपनी गलतियों को पाकिस्तान पर डालना शुरू कर दिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आप सभी वाकिफ होंगे कि कनाडा में एक सिख रहनुमा का मर्डर हुआ, और मर्डर क्यों हुआ? सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट चला रहे थे, खालिस्तान तहरीक पहले से चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन भारतीय हुकूमत को ये मंजूर नहीं कि कोई भी खालिस्तान का नाम ले या अपने अलहदा होने का मुतालबा करे। और बहुत सी आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं जिन पर कभी मोदी हुकूमत ने कान नहीं धरे। लेकिन भारत ने एक और काम किया कि जो भी कत्ल हुआ, 2 कत्ल हो चुके हैं अभी तक कनाडा के अंदर, दोनों का इल्जाम पाकिस्तान के सर धर दिया और पाकिस्तान की एजेंसीज पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। और ये जो हटधर्मी दिखाई जा रही है, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इसके मेन कॉज पे बात हो जाए कि मैसेज क्या दे रहा है इस वक्त इंडिया? देखिए सलमा, पहली हकीकत तो ये है कि रॉ वाले जो हैं वो नेपाल में पहले ये काम कर चुके हैं, वो श्रीलंका में कर चुके हैं, वो बांग्लादेश में कर चुके हैं, वो अफगानिस्तान में कर चुके हैं, बर्मा में कर चुके हैं, पाकिस्तान में तो रोज ही करते हैं। सही। तो एक तो कातलों का एक नेटवर्क जो है वो रॉ के अंदर उन्होंने कायम किया हुआ। सही। फंस वो गए कनाडा में, उन्होंने ये काम कर दिया। कनाडा का अपना एक शहरी कैनेडियन सॉइल के ऊपर उन्होंने कत्ल कर दिया। अब देखिए, कनाडा नेटो का मेंबर है, अगर एक नेटो के मुल्क के ऊपर हमला होता है तो सारी नेटो के ममालिक समझते हैं, ये कानून है उनका, आर्टिकल 5 कहलाता है, सारे नेटो के ममालिक के ऊपर हमला हो गया, यानी कि अमेरिका के ऊपर भी हमला हो गया। एक उनका म्यूचुअल असिस्टेंस वाला उसमें आर्टिकल आता है नेटो के अंदर, जो बामी इमदाद करनी, ये सारा कुछ जो है ये 5 आईज कहलाता है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो 5 बड़े ममालिक की हैं, उन्होंने इन सब की रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व था। अब इंडिया बहुत बुरी तरह फंस गया। पहले ये सब काम करता था पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर, लेकिन अब उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ये काम कर दिया है जहां पे वो इंटेलिजेंस एजेंसी ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं ऑलरेडी। ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है, ये ऐसे नहीं ये बातें कर रहे हैं। सही। कनाडा जैसे मुल्क का वजीर आजम जो है, जब तक उसके पास ठोस शवाहिद नहीं होंगे वो ऐसी बातें आके नहीं करते। यानी जो बात सामने आई वो सबूतों के साथ आई, लेकिन फिर भी अनवर साहब इंडिया मानने को तैयार नहीं है। इसका इल्जाम पाकिस्तान की एजेंसी या पाकिस्तान पे लगाना, पाकिस्तान का तो कोई भी स्टेक नहीं है। पाकिस्तान में सिख और दीगर अक़लियतें रहती भी हैं, अपना जो इबादत का हक है, तालीम का हक है, सारे हुकूक इस्तेमाल करती हैं। तो भाई पाकिस्तान पर इल्जाम लगा के क्या भारत को कोई बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका जवाब देखिए कि ये डेलिबरेटली किया गया है और इंडिया की गवर्नमेंट ये सोचे सूबे के तहत कर रही है। क्यों कर रही है? उनके इंटेलिजेंस इदारे कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं,
افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کی سرزمین پر حملے کروا رہے ہیں. پھر اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں وہاں جس طرح وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, یہ جو سارے مظالم وہ کر رہے ہیں اور جو ان کا مکروہ چہرہ ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. پاکستانی انٹیلیجنس اداروں پر اس لیے الزام لگایا جاتا ہے, انہیں پتہ ہے وہ بڑے کمپیٹنٹ اور ان کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں. بہت ساری کارروائیاں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کی پکڑی ہیں اور بے نقاب کیے انہیں. اس لیے انڈیا جان بوجھ کر اپنے جو کرائم ہیں ان کو دنیا سے چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے, اور یہ بڑا آسان کام ہے. اس لیے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان بات نہ کر سکے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہ کر سکے, افغانستان کی سرزمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس پر ہم بات نہ کر سکے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اب دیکھیے امریکنز نے جو ان کی ٹیپس تھیں وہ کینیڈین جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہ ہمارے ثبوت تو نہیں ہیں, یہ انٹیلیجنس ادارے آپس میں شیئر کر رہے ہیں, جیسے نیٹو ممالک سے ان کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے یہ سارے شواہد دیے ہیں. اور دوسرا, انڈیا خوف زدہ ہے کہ جو خالصتان کی تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تحریکیں ہیں وہ بھی وہاں پہ سر اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. اب انڈیا کو اکانومی سے کوئی خطرہ نہیں, انہیں اندر اپنے لوگوں سے خطرہ ہے کہ اگر یہ تحریکیں بڑھتی چلی گئی تو انڈیا ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے وہ اس طرح کے سارے جو منصوبے ہیں انڈیا کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کوئی بھی ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت. ذوالفقار صاحب, اگر خالصتان علیحدہ ہو جاتا ہے, خالصتان بن جاتا ہے, اس صورت میں کیا بھارت کی اکانومی بھی ڈیمیج ہوگی؟ ایک بات. اور دوسرا یہ کہ بھارت کا جو اس وقت رویہ ہے, یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ معافی مانگ لیتا بھارت, ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ معاملات بہتر رہتے ہیں, لیکن ہٹ درمی دکھائی بھارت نے, مانا بھی نہیں, الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا. اس سارے معاملے پہ بھارت کی حرکتیں دیکھ کے کینیڈا کی پوزیشن اس وقت کیا ہے, وہ بھارت کے ساتھ آگے کیسے چلیں گے؟ دیکھیے, ایک تو سکھ کمیونٹی پوری دنیا کے اندر متحد ہے اور سکھ کمیونٹی بالکل پرامن کمیونٹی ہے. وہ لنڈن کے اندر ہوں, وہ پاکستان کے اندر ہوں, وہ کینیڈا کے اندر, وہ ہر جگہ پہ وہاں پہ لینڈ آف لا کو وہ فالو کرتے ہیں. پڑھی لکھی کمیونٹی ہے, وہاں پہ بزنس کرتے ہیں. تو کینیڈا کے اندر یہ آج سکھ کمیونٹی وہاں پہ نہیں گئی اور کینیڈین گورنمنٹ پوری سکھ کمیونٹی کو اکنالج کرتی ہے. اور وہاں پہ رہ کے پرامن طریقے سے اگر وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ را نے جس طرح کاروائی کی اس کو تو ظاہر ہے کنڈیم کرنے سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب تو امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا, نیٹو کے باقی ممالک بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور کینیڈا پوری طرح سے کھڑا ہے اپنے شہریوں کے ساتھ اس مسئلے کے حوالے سے. اور خالصتاً انڈیا کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے, ایک تو رات کو سوئے ہوئے بھی انڈین جرنیلوں کو آئی ایس آئی یاد آتی ہے, انڈین تجزیہ کاروں کو آئی ایس آئی کے خواب آتے ہیں. پاکستان پہ الزام بھی جی ڈی بخشی نے لگایا ہے جو خود جرنل تھا. سکھ کمیونٹی مسلمانوں کے بڑی قریب سمجھی جاتی ہے. سکھوں کا خانہ کعبہ ایک طرح سے پاکستان کے اندر ہے. گرو صاحب پاکستان کے اندر ہی پیدا ہوئے, پاکستان کے اندر ہی دفن ہے, ان کے متبرک مقامات ہیں یہاں پہ. یہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے اور بڑی پرابلم ہے. اور ہم سکھ کمیونٹی کو چونکہ بڑا ویلکم کرتے ہیں, اور مسلمانوں کا آج نہیں, یہ وہاں پہ بابا گرو نانک نے جب بنیاد رکھی تھی اس وقت سے لے کے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ان کا ازلی ابدی رشتہ ہے. اور اس رشتے کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو بھی ہتھ کنڈا اختیار کر لے بھارت, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. احتشام صاحب, کیا اس سارے معاملے میں انٹرنیشنل ڈیوائیڈ بھی پیدا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بالکل نہیں پیدا ہوگا, یہ ہندوستان نے کوشش کی ہے. دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے سلما کہ جس طریقے سے ڈسٹن ٹروڈو اپنا الیکشن جیتے ہیں, دوسری تیسری مرتبہ جیتے ہیں, وہ ون آف دی میجر ریزن کیا ہے کہ سکھ اور مسلمان ووٹرز ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ سکھ جو ہے نا ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا کینیڈا میں ہے. وینکوور ان کا دیکھ لیں, برٹش البرٹا دیکھ لیں, وہاں پہ آزادی ہے, کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہی باتیں ساری دنیا میں چلتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ تکلیف ہوئی ہے, سارے ان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی اب ہندوستان کے لیے ایک اور پاکستان پیدا ہو رہا ہے, وہ کینیڈا کا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بام مار کے مار دیں گے ان کو, یہ کر دیں گے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میڈیا, ہندوستان کا میڈیا توجہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ ان کو جو تکلیف ہے, بائیڈن نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے ہم کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں, وزیر خارجہ وزیر دفاع نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, نیٹو کو لوگ کہہ رہے ہیں اوکے جی اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, اس میں کون کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ساری تفصیلات ان کو دے دی گئی ہیں کس نے کیا. میرا خیال ہے یہ پھنس گئے. ان کا یہ خیال تھا کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ, کو مار کے کس طرح پتہ چلنا ہے.
अपने तौर पे सारा प्लान किया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें अनअर्थ होकर रहेगी। दूसरी बात है सलमा कि ये जो बहुत बड़ा सेटबैक हिंदुस्तान के लिए ना, अभी G20 की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके समरात पे नारे लगा रहे थे वो लोग, वहाँ पे अपने लोग कह रहे हैं कि जी वो समरात खत्म हो गए, वो जो में एज मिला था वो खत्म हो गया। एक तो यूक्रेन के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका चाहता था कि जी वो एक मजम्मती करारदाद आए रूस के खिलाफ, वो हिंदुस्तान ने नहीं देनी, अमेरिका उसको नहीं भूला और नेटो के लोग उसको नहीं भूले, ऊपर से ये वाक़या हो गया। तो अब इस वक्त यह है कि कशीदगी बढ़ेगी अमेरिका की भी, अब पूरे यूरोप की भी हिंदुस्तान के साथ। भारत हिंदुस्तान सिफारती के लिए तौर पे शिफ्ट है। तनहा होकर रह जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।